नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। समय बड़ा बेरहम होता है, किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करता। अर्श से फर्श पर पहुंचाने और फर्श से अर्श पर पहुंचाने में देर नहीं लगती। आज बात कर रहा हूं ममता बनर्जी की, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं। ममता बनर्जी अखिलेश यादव का इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समर्थन कर रही हैं। कोई हर्ज नहीं है। लखनऊ गई थी, कोई कार्यक्रम तो इस तरह से उनका हुआ नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा। बनारस पहुंची थी 3 तारीख को एक बनारस के एक गांव में अखिलेश यादव के साथ उनको चुनाव सभा में बोलना था। बनारस में ममता बनर्जी पहुंची और बनारस के लोग स्वागत न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बनारस के लोगों ने काले झंडे, जय श्री राम और ममता बनर्जी मुर्दाबाद से उनका स्वागत किया। ये वही ममता बनर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गुंडा बता रही थी। ये वही ममता बनर्जी हैं जो जय श्री राम का नारा लगाने वालों को रोककर उनसे कहा कि दोबारा बोला तो खाल खिंचवा लूँगी। ये वही ममता बनर्जी हैं जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कार्यक्रम था, उसमें से उठकर चली गई। क्यों चली गई? कि वहाँ जय श्री राम का नारा लगा। तो बनारस में जय श्री राम और हर हर महादेव, ये तो घर घर होता है। ये बात उनको समझ में नहीं आएगी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के समय ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि ममता दीदी आप उत्तर प्रदेश आइएगा, आपको हम बाहरी नहीं कहेंगे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को बाहरी बता रही थी। वही ममता बनर्जी गोवा में गई। गोवा में जय श्री राम के नारे तो नहीं लगे, न तो मुर्दाबाद के नारे लगे, लेकिन गोवा के लोगों ने बता दिया कि हमारे लिए आप बाहरी ही हैं, तो यहाँ आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको पश्चिम बंगाल मुबारक हो आपका। लेकिन बनारस के लोग, बनारसी लोग कहाँ ऐसे मानते हैं, सीधी बात ही नहीं करते हैं। जब तक हंसी ठट्ठा ना हो और व्यंग ना हो, जब तक तंज ना हो और जब तक मज़ा न लें, 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखेंगे, वो बनारसी लोग हैं। और बनारस में कोई बनारस के लोगों को, बनारस वालों को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बनारस के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर हमला हो और उसके बाद आप देखिए ममता बनर्जी का साहस कि उन्होंने घोषणा की कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव बनारस से लड़ने आएंगी। तो बनारस के लोगों ने उनको एक थोड़ा बनारस का जायका 3 मार्च को दे दिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ममता बनर्जी की कोई भूमिका नहीं है। वो सिर्फ अपना, अब देखिए वो बात तो कर रही कि अखिलेश यादव की मदद करने आई, लेकिन दरअसल उनको मदद की ज़रूरत है। मदद की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उनको मतलब ये इल्हाम हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती हैं। 42 सीटें कुल आती हैं पश्चिम बंगाल से लोकसभा की, उसमें से सिर्फ 20 सीटें हैं उनकी पार्टी के पास, और उन 20 सीटों के आधार पर वो प्रधानमंत्री बनने और विकल्प बनने की बात करती हैं। ठीक है, किसी को भी सपना देखने का, महत्वाकांक्षा का अधिकार है, ममता बनर्जी को भी है। वो दावा कर सकती हैं, वो कोशिश भी कर सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से और बनारस में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगी जब वो 2 बार के सांसद हैं यहाँ से। एक और नेता आए थे 2014 में, जब नरेंद्र मोदी पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में उनका डंका बज रहा था। उनको लग रहा था कि बस वो चुनाव नतीजे आए और पार्टियां उनके आसपास इर्द गिर्द घूमेंगी, प्रस्ताव लेकर आएंगी कि आइए हुजूर प्रधानमंत्री बनिए। उनकी जो, और उन्होंने कहा, एक कुटिया बनाई थी इस समय, कहा कि इसी में रहूँगा अगले 5 साल तक, चुनाव हारूं या जीतूं। और पूरे देश से, पूरे दुनिया से जितने मोदी, भाजपा, आरएसएस विरोधी थे, सब बनारस पहुंच गए थे अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के लिए, उनका चुनाव अभियान चलाने के लिए। कोई ऐसा नहीं बचा था जो मोदी और भाजपा का विरोधी हो और बनारस न पहुंचा हो।
उन सब ने अरविंद केजरीवाल को वो ऐसे उनका गुब्बारा फुलाया कि लगा कि अब ये गुब्बारा उड़ा और नरेंद्र मोदी का गुब्बारा नीचे ज़मीन पर आ जाएगा। नतीजा आया तो ज़मीन पर कौन आया और कौन उड़ा ये सबको पता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी बनारस के लोगों ने बनारस का एक थोड़ा प्रसाद दिया था। लंका पर उनकी एक सभा में उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग पहुंचे। उसके बाद लोगों ने उन्हें जो प्रसाद दिया वो अरविंद केजरीवाल को भागकर एक पान की गुमटी के नीचे छुपना पड़ा था। तो बनारस कई मामलों में बड़ा बेरहम है और जो बनारसी होते हैं उनका स्वभाव भी अलग होता है। राजनारायण समाजवादी नेता थे, आपको याद होगा 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में मंत्री थे और बीएचयू से और बनारस से उनका बड़ा नाता था, बनारस के ही रहने वाले थे। मंत्री बनने के बाद उनके खिलाफ छात्रों में कुछ नाराज़गी थी, लेकिन उनको इस सब से कोई मतलब नहीं। वो पहुँचे बनारस तो बीएचयू पहुँच गए। गाड़ी बंद थी, आवाज़ ज़्यादा आ नहीं रही थी, ये इतना पता चल रहा था कि नारे लग रहे हैं। छात्र जो है उन चारों तरफ से उनकी कार को घेर कर नारा लगा रहे थे। तो ये सोचकर कि ये स्वागत में आए हैं, वो दरवाज़ा खोला और उतरे। और जब नारा सुना तो नारा लग रहा था, राजनारायण वापस जाओ। तो राजनारायण ही थे। उन्होंने सामने जो दो लड़के थे, छात्र थे, उनका हाथ पकड़ लिया। बोला कहाँ वापस जाओ जी? राजनारायण बनारस से कहाँ वापस जाओ, क्या बोल रहे हो तुम लोग? तो ये बनारस में आपको ऐसे तमाम किस्से सुनने को मिलेंगे। और बनारस में राजनीति ये ओढ़ी जाती है, सोई जाती है, बिछाई जाती है, खाई जाती है, पी जाती है, सब कुछ। राजनीति की जितनी चर्चा आपको बनारस में मिलेगी, मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं भी मिलेगी। और जब मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ तो बनारस की राजनीति की नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति की नहीं है, देश की राजनीति की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। लोग वहाँ चाय की दुकान पर, पप्पू की दुकान का नाम आपने सुना होगा, वहाँ बैठकर और दूसरी जगहों पर भी इस बात का फैसला करते हैं कि जो बाइडेन सही कर रहे हैं या गलत, ट्रंप सही थे या गलत। और वहाँ जो है नाम इतने सम्मान के साथ नहीं लिए जाते। बाइडेन हुआ, ट्रंप हुआ, ये सब आपको सुनने को मिलेगा और उसके मतलब संपुट के रूप में गालियां भी मिलेंगी। तो बनारस के लोग जो है राजनीति के बारे में चर्चा किए बिना सांस ही नहीं ले सकते हैं। उस बनारस का मिजाज ममता बनर्जी को नहीं पता है। जब उन्होंने घोषणा, वो पता तो अरविंद केजरीवाल को भी नहीं था और मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी अरविंद केजरीवाल बनारस में चुनाव लड़ने आएंगे। लेकिन ममता बनर्जी को अभी शायद ठीक से समझ में नहीं आया है। उनकी गाड़ी को लोगों ने घेर लिया 3 मार्च को, और घेर कर नारेबाजी, काले झंडे दिखाए, जय श्री राम का नारा लगता रहा। जिस नारे को वो सुनना नहीं चाहती थी वो नारा लगातार लगता रहा और नतीजा ये हुआ कि उनको अपने बहुत सारे कार्यक्रम रद्द करने पड़े। ये तो अभी ट्रेलर था सिर्फ, क्योंकि वो अभी खुद चुनाव लड़ने नहीं आई थी। जिस दिन अगर सचमुच उन्होंने बनारस से चुनाव लोकसभा का लड़ने का फैसला किया, उस दिन उनको पता चलेगा कि बनारसी क्या होते हैं, बनारस क्या होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 7.5-8 साल हो चुके हैं उनको यहाँ से सांसद हुए। बनारस का जिस तरह से उन्होंने कायाकल्प किया है, काशी विश्वनाथ धाम का जो उन्होंने विकास किया है, असंभव काम करके दिखाया है। इस काम को करने का प्रयास कई बार हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस समय जो जगमोहन थे शहरी विकास मंत्री, उन्होंने भी प्लान बनाया था, लेकिन सारी बात आकर यहीं पर अटक जाती थी कि मंदिर परिसर के आसपास जो मकान हैं, दुकान हैं, घर हैं, उनको खाली कैसे कराया जाएगा। ये माना जाता था कि ये तो असंभव काम है, ये हो नहीं सकता। जो असंभव होता है उसको करने के लिए नरेंद्र मोदी आते हैं। बनारस में उन्होंने वो किया है जो किसी की कल्पना से बाहर था, और इस काम को करने में उनको ज़्यादा समय नहीं लगा। जो समय लगा वो भी इतना इसलिए लगा कि 14 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, जो इस काम को होने ही नहीं देना चाहती थी, जो इस काम में जितने अड़ंगे लग सकते थे लगा रही थी। तो इसलिए जैसे ही 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद इस काम ने रफ्तार पकड़ी और 2021 में जो परिसर का लोकार्पण हुआ,
उसको देखने के लिए देश और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। अभी महाशिवरात्रि पर 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने भगवान शिव के, भोले बाबा के दर्शन किए। उससे पहले ये संख्या 1 लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख तक जाती थी। परिसर इतना भव्य बना है कि दर्शन के अलावा परिसर भी एक पर्यटन स्थल बन गया है। तो ऐसे बनारस में, और बनारस में जो विकास का काम हुआ है, किसी बनारसी से पूछ लीजिए जो बीजेपी का, मोदी का समर्थक नहीं है, उससे भी पूछ लीजिए। कैमरा सामने ना हो तो उससे पूछिए, तो वो मानेगा कि बनारस में जितना काम हुआ है पिछले 7 साल में, ख़ास तौर से पिछले 5 साल में, उतने काम की किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। किसी को नहीं लगता था कि ये भी बनारस में हो सकता है। सड़कों का चौड़ीकरण, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करना, और इस तरह के तमाम जो है विकास के काम हुए। ऐसे बनारस में ममता बनर्जी अपने पश्चिम बंगाल का जो विकास का मॉडल लेकर आएंगी, जिसमें उनके 10 साल के कार्यकाल में, मैं लेफ्ट फ्रंट की सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनके 10 साल के कार्यकाल में एक भी इस तरह का काम नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में निवेश करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। बनारस में निवेशकों की लाइन लगी है। बनारस का पूरा कायाकल्प हो रहा है। उनके सामने, उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, बनारस के सांसद के सामने ममता बनर्जी कौन सा विकास का मॉडल पेश करेंगी, राजनीति का कौन सा मॉडल पेश करेंगी? बनारस में उस ऐसे किसी व्यक्ति का सम्मान और स्वागत कैसे हो सकता है जिसको जय श्री राम के नारे से चिढ़ हो, जो जय श्री राम का नारा सुनने को तैयार नहीं हो? ऐसे व्यक्ति का स्वागत बनारस के लोग तो नहीं कर सकते। दुनिया में और कहीं भी हो सकता है, देश में और कई जगहों पर हो सकता है, लेकिन बनारस में ऐसे लोगों का स्वागत निश्चित रूप से नहीं हो सकता। तो ममता बनर्जी को 3 मार्च को जो सैंपल मिला है, छोटा सा एक जो है झांकी मिली है छोटी सी, उससे उनको समझ में आ गया होगा कि अगर उन्होंने 2024 में यहाँ से चुनाव लड़ने का सोचा या चुनाव लड़ने के लिए आई तो उनका क्या हश्र होगा। जीतने का तो खैर सवाल नहीं है, लेकिन वो उनकी लड़ाई किस तरह की होगी, किस तरह का कैंपेन होगा, इसके लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए। उनको ये बात याद रखनी होगी, अपनी स्पीच को जरा रिवाइंड करके जो है सुनना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में क्या क्या कहा था। ये सब बातें उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं, और अगर ममता बनर्जी यहाँ चुनाव लड़ने आएंगी तो उनको इस सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो ममता बनर्जी के साथ हुआ, वो ममता बनर्जी का मुद्दा छोड़ दीजिए, अब उत्तर प्रदेश पर आ जाइए। जो कुछ हुआ वो इस बात का संकेत है कि समाजवादी पार्टी की हालत क्या है। वहाँ समाजवादी पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता ममता बनर्जी के समर्थन के लिए खड़ा नहीं था। ममता बनर्जी का ये अखिलेश यादव को पता है कि इस मुद्दे पर, जय श्री राम के मुद्दे पर, आज की तारीख में अगर ममता बनर्जी का समर्थन किया, ममता बनर्जी का साथ दिया, तो उसका मतलब क्या होता है। इसलिए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का बचाव करने की कोई कोशिश नहीं की। हालांकि उन पर कोई हमला नहीं हुआ, जैसे वो बीजेपी के नेताओं पर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी उनकी पार्टी ने हमला किया, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। बनारस में उन पर किसी ने कोई हमला नहीं किया। उनकी गाड़ी से थोड़ी दूर ही रहे जो भी प्रदर्शनकारी थे, जो भी विरोध कर रहे थे, जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे वो भी, जो काले झंडे दिखा रहे थे वो भी, जो ममता बनर्जी मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे वो भी, जो ममता बनर्जी गो बैक का नारा लगा रहे थे वो भी। किसी ने उनकी कार के पास पहुंचने की कोशिश नहीं की, उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उनको सोचना चाहिए कि ये फ़र्क है बनारस की संस्कृति में, ये फ़र्क है बनारस की राजनीतिक कार्यशैली में, और और उनको तुलना करनी चाहिए कि उन्होंने अपने राज्य में किस तरह की राजनीतिक कार्यशैली का विकास किया है। जहां अपने विरोधी की हत्या की जाती है, उस पर हमला किया जाता है, उसका घर जलाया जाता है, उसके परिवार के लोगों का बलात्कार किया जाता है। ये सब कल्चर यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है।
जिन उत्तर प्रदेश के लोगों को वो गुंडा मवाली और जाने जा क्या क्या कहती हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो सीखेंगी, क्योंकि इसी राजनीति के बल पर वो सत्ता में है। अगर ये छोड़ देंगी तो सत्ता में कैसे रहेंगी? ये जो सपा और टीएमसी का मेल है वो भी इसी कारण है कि समाजवादी पार्टी भी इसी तरह की राजनीति में यकीन करती है। ये अलग बात है कि पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने समाजवादी पार्टी समर्थित गुंडों को या तो जेल भेज दिया है या ऊपर भेज दिया है, या फिर उनकी संपत्ति उनकी जो चल अचल संपत्ति है या तो जब्त हो गई या ध्वस्त कर दी गई। तो ममता बनर्जी को बनारस आने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। बनारस का रास्ता इतना आसान नहीं है, बनारसी तो बिल्कुल आसान नहीं है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।